साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में संस्कृति के सवाल पर बात करेंगे। मैंने अपने 40वें और 41वें वीडियो में संस्कृति के बारे में कुछ बातें की थी। 41वें वीडियो में मैंने यह बताया था कि संस्कृति अर्थ देने की प्रक्रिया का नाम है। आज के वीडियो में हम दो उदाहरणों के जरिए संस्कृति की अवधारणा को कुछ ठोस रूप में समझने की कोशिश करेंगे। आज की बातचीत के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। एनईपी 2020 में संस्कृति पर बहुत जोर दिया गया है। इसमें भारतीय संस्कृति पर विशेष तौर पर बल दिया गया है। भारतीय संस्कृति का सवाल एक बड़ा सवाल है। इस सवाल पर विचार करने से पहले बहुत कुछ पढ़ना और समझना होगा। इसलिए आज के वीडियो में मैं भारत में विकसित हुई दो तरह की संस्कृतियों पर बहुत संक्षेप में बात करूंगा। अपने 41वें वीडियो में मैंने बताया था कि संस्कृति अर्थ देने की प्रक्रिया है। दो उदाहरणों के जरिए मैं संस्कृति के इस अर्थ को समझाने की कोशिश करूंगा। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के एक बड़े नाम हैं, बड़े कवि हैं। रामचरितमानस उनके द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है। कबीर भी हिंदी साहित्य के बड़े कवि हैं। उनका जन्म 1398 में हुआ और उनकी मृत्यु 1518 में हुई। उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले ही तुलसीदास जी का जन्म हुआ, यानी 1511 में, और तुलसीदास जी की जो मृत्यु है वो 1623 में हुई। तुलसी और कबीर दोनों ही बड़े कवि हैं, लेकिन दोनों के साहित्य दो भिन्न सांस्कृतिक दृष्टियों पर आधारित हैं और दो अलग अलग सांस्कृतिक धाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दोनों ही सांस्कृतिक धाराएं भारतीय संस्कृति में से ही हैं, लेकिन शिक्षा को इन दोनों में से किसे अपनाना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए, यह सवाल शिक्षा और संस्कृति के रिश्तों से जुड़ा हुआ एक प्रमुख सवाल है। शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृतियों का, मैं संस्कृति नहीं कह रहा, मैं संस्कृतियों का कह रहा हूँ, यानी बहुवचन में कह रहा हूँ। तो शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृतियों का रिश्ता क्या होना चाहिए, इस सवाल को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके पेज 4 पर लिखा हुआ है, इंडियन कल्चर हैव हैड ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड। अपने पेज नंबर 5 और 6 पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। उनमें से एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है रूटेडनेस एंड प्राइड इन इंडिया एंड इट्स रिच डाइवर्स एंशिएंट एंड मॉडर्न कल्चर एंड नॉलेज सिस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। यानी नई शिक्षा नीति शिक्षा की पुनर्रचना करते समय इस बात पर जोर दे रही है कि शिक्षा की जड़ें भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान व्यवस्थाओं और ज्ञान परंपराओं में हों। साथ ही विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान व्यवस्थाओं और ज्ञान परंपराओं पर गर्व भी होना चाहिए। यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसका ये कहना है। इस फंडामेंटल प्रिंसिपल में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे रूटेडनेस, प्राइड, रिच एंड डाइवर्स कल्चर, नॉलेज सिस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। सवाल ये है कि क्या वर्तमान में भारत की शिक्षा की जड़ें भारत में रही सभी तरह की संस्कृतियों में हो या उन संस्कृतियों में से केवल उन संस्कृतियों को जो आज की तारीख में संवैधानिक नैतिकताओं पर खरी उतरती हैं और जो संस्कृतियां संवैधानिक नैतिकताओं पर खरी नहीं उतरती हैं उनके साथ क्या किया जाए। तो जो संस्कृतियां संवैधानिक नैतिकताओं पर खरी नहीं उतरती हैं
उनके प्रति या तो उदासीनता का बर्ताव किया जाए, उदासीनता बरती जाए, अन्यथा ज़रूरत पड़ने पर उनका विरोध भी किया जाए। अब इन बातों को तुलसी और कबीर के साहित्य की एक बात से समझने की कोशिश करते हैं। रामचरितमानस के अरण्य कांड में तुलसीदास लिखते हैं कि पूज्यई विप्र शील गुण हीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। इसमें आए कुछ शब्दों को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें आए शब्द है पूजना, विप्र यानी ब्राह्मण या पुरोहित, शील यानी विनम्रता, अच्छे चरित्र वाला या वाली, गुण यानी क्वालिटी, शूद्र यानी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के सबसे नीचे माने गए वर्ण में जन्मा व्यक्ति, ज्ञान नॉलेज जानकारी या समझ, प्रवीण स्किलफुल होना, प्रोफिशिएंट होना, एबल होना यानी किसी विशेष काम को करने में कुशल होना, उस काम को करने में योग्य होना। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं जब वो कह रहे हैं कि पूजई विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। वे एक खास तरह के कल्चरल पैराडाइम को प्रस्तावित कर रहे हैं। इस कल्चरल पैराडाइम के अनुसार किसी व्यक्ति को सम्मान मिले या नहीं मिले यह कर्मों से नहीं बल्कि जन्म से तय होना चाहिए। किसका जन्म किस जाति या वर्ण में हुआ है इस बात से तय होना चाहिए कि वह व्यक्ति सम्मान का हकदार है या नहीं। तुलसी के इस कल्चरल पैराडाइम के अनुसार ब्राह्मण को इसी तथ्य पर सम्मान मिलना चाहिए कि वह ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, भले ही उसमें विनम्रता ना हो, अहंकार हो, भले ही वह नीच चरित्र वाला हो, भले ही उसमें कोई भी क्वालिटी ना हो, लेकिन क्योंकि उसका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, केवल इस कारण वह सम्मान का हकदार है। दूसरी तरफ वो यह भी कह रहे हैं कि शूद्र परिवार में पैदा हुआ कोई व्यक्ति भले ही विनम्र हो, भले ही उसमें अनेक क्वालिटीज़ हों, भले ही वह अच्छे चरित्र का हो, उसका सम्मान नहीं होना चाहिए। तुलसी के कल्चरल पैराडाइम के अनुसार इज्जत पर, डिग्निटी पर व्यक्ति का नहीं जाति का अधिकार है। क्या तुलसी का कल्चरल पैराडाइम भारतीय संविधान की संवैधानिक नैतिकताओं के साथ मेल खाता है या उनका कल्चरल पैराडाइम भारत के संविधान में प्रस्तावित और अनुमोदित नैतिकताओं तथा कल्चरल पैराडाइम के खिलाफ खड़ा है? यह एक सवाल है जो जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में बात कर रहे हैं और पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था की पुनर्रचना करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह सवाल हमें बार बार पूछना चाहिए जब भी संस्कृति की बात आती है। अब कबीर के कल्चरल पैराडाइम को समझते हैं। कबीर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीर का कल्चरल पैराडाइम तुलसी का बिल्कुल ही विरोधी है। तुलसी कह रहे हैं कि जात पूछो, कबीर कह रहे हैं कि जानकार व्यक्ति की जात मत पूछो, उसके पास जो नॉलेज है उसकी बात करो। उनके हिसाब से जाति तो खोल है, कवर है, लेकिन खोल पर नहीं अंदर के माल पर गौर करो। तुलसी कह रहे हैं खोल ही देखो, अंदर देखने की जरूरत नहीं है। यहां पर तुलसी मेरिट के खिलाफ खड़े हैं और कबीर मेरिट के पक्ष में। ये दोनों ही भारतीय संस्कृतियां हैं, यानी जिसका प्रस्ताव तुलसी कर रहे हैं और जिसका प्रस्ताव कबीर कर रहे हैं, ये दोनों ही भारतीय संस्कृतियां हैं। भारत की ज़मीन पर ही जन्म इनका हुआ है। आज के समय में शिक्षा की जड़ें इन दोनों में से किस संस्कृति में होनी चाहिए? जाहिर बात है कि संवैधानिक नैतिकताओं के हिसाब से इस मामले में शिक्षा को कबीर के साथ खड़ा होना चाहिए
और तुलसी का हाथ छोड़ देना चाहिए। हो सकता है कि किसी और मामले में तुलसी का साथ बेहतर हो, लेकिन सम्मान के हक के मामले में तुलसी की बजाय कबीर शिक्षा के लिए बेहतर रेफरेंस पॉइंट बनते हैं। इस मामले में कबीर कल्चर ऑफ क्वेश्चनिंग यानी सवाल उठाने की संस्कृति और कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की संस्कृति के प्रतिनिधि जान पड़ते हैं, जबकि तुलसी कल्चर ऑफ कन्फॉर्मिटी के प्रतिनिधि लग रहे हैं। तुलसी कह रहे हैं कि व्यक्ति का व्यवहार वर्ण व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए, कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था को कन्फर्म करो, उसी के अनुसार जीवन जियो, उस पर टिके रहो, यानी जन्म आधारित असमानताओं को मानो। कबीर कल्चर ऑफ कन्फॉर्मिटी के खिलाफ है। वो जन्म के स्थान पर मेरिट को आधार बनाना चाह रहे हैं। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इस फंडामेंटल प्रिंसिपल को क्रिटिकली देखने की ज़रूरत है, जिसके अनुसार शिक्षा की जड़ें भारतीय संस्कृति में होनी चाहिए। चलते चलते एक बात कहता चलूं कि कबीर और तुलसी दोनों ही पितृसत्तात्मक संस्कृति को मानने वाले रहे हैं। इसलिए इस वीडियो के आधार पर यह मान लेना भूल होगी कि कबीर का कल्चरल पैराडाइम हर मामले में मान्य होना चाहिए या मान्य होगा। वह जाति के मामले में संवैधानिक नैतिकताओं के करीब लगते हैं, लेकिन महिलाओं के मामले में ऐसा नहीं लगता। लेकिन इस पर किसी और दिन बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।